रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पीयूष अपने दोस्त कुणाल को सुबह सुबह कॉल करता है और उससे बोलता है, अबे वो लोमड़ी अभी तक सो रहा है क्या? तो क्या करूं, तेरी तरह मॉर्निंग वॉक के बहाने सुबह सुबह जल्दी उठकर लड़कियों को देखने जाऊं। अबे साले पागल है क्या? मैं लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कियां मुझे तारती हैं। और वैसे भी मैं हूँ ही इतना स्मार्ट। अच्छा ठीक है, बोल क्या काम है। यार मैं कब से बोल रहा हूँ एक बार मिल ले उस लड़की से, मगर तू है कि मेरी बातों को इग्नोर करे जा रहा है। साले तुझे कितनी बार बोला है वो सही नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं करता उससे मिलने का। यार तू एक बार मिल तो ले उससे, और जब तू उससे मिलेगा ना तो तू खुद बोलेगा कि यार यही तेरे दोस्त के लिए परफेक्ट है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। देखना वेखना नहीं है, तू शाम को सेलेक्ट सिटी रेस्टोरेंट में मिलियो। अच्छा ठीक है, तू फोन मार दियो मुझे, मैं निकल लूंगा। हाँ ठीक है, आज टाइम से आ जाइयो यार मेरी खातिर। अबे साले तेरी खातिर ही आ रहा हूँ, वरना मैं कौन सा कसम लग रहा हूँ उसका। पिटेगा बहुत। ऐसे ही शाम को दोनों दोस्त रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तभी पीयूष कुणाल से बोलता है, यार मुझे ना उस लड़की से सच्चा वाला प्यार हो गया है, और तुझे पता है वो बहुत ही धार्मिक है। संस्कार तो कूट कूट कर बने हैं उसमें। करती क्या है वो? सेवा। मतलब ये कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। वाह, आज के टाइम में भी ऐसी लड़कियां हैं। वही तो यार, बहुत किस्मत वाला हूँ मैं। किस्मत वाला नहीं, वो तेरा काट कर चली जाएगी और तुझे पता भी नहीं लगेगा। यार वो ऐसी लड़की नहीं है, रुक उसको फोन करता हूँ। कहाँ रह गई, अब तक आई नहीं। घूम रही होगी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ। चुप कर यार। तभी पीयूष उसको कॉल करता है और बोलता है, बेबी कहाँ हो तुम? ओह ठीक है, तुम आराम से आना। क्या हो गया जो आराम से आएगी? बताया था ना तुझे कि वो बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। वो हमसे मिलने आ रही थी कि रास्ते में एक कुत्ते के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उसको हॉस्पिटल लेकर गई है। अबे ओ, तेरा ना अच्छा वाला कटेगा, इतना अच्छा कोई नहीं होता यार। वो देख आ गई मेरी अदिति। अदिति सिंपल सा सूट पहनकर, माथे पर बिंदी और बड़े बड़े झुमके पहनकर कुणाल और पीयूष से मिलती है। कुणाल अदिति से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और अदिति हैंडशेक करने के बजाय हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। ये देखकर पीयूष खुश होकर बोलता है, देखा भाई, ये है मेरी अदिति। भाई देख रहा हूँ तेरी अदिति को। अच्छा तो तुम हो कुणाल। पीयूष से काफी सुना है तुम्हारे बारे में। तुम उसे हमेशा कहते हो कि वो मुझसे दूर रहे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मैं शक्ल से झूठी नजर आती हूँ? अरे सच बताऊं, मुझे अभी भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तुम जैसा खुद को दिखा रही हो वैसी हो नहीं। कोई बात नहीं कुणाल, अभी तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो ना, इसलिए ये सब बोल रहे हो। जब जान जाओगे फिर नहीं बोलोगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं। थोड़ी देर बाद वो तीनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और रात को कुणाल अपने कमरे में बेड पर लेटे लेटे खुद से बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी तुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि वो लड़की ठीक नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दोस्त को उस लड़की के प्यार के दलदल में फंसने नहीं दूंगा। मुझे उस पर नजर रखनी होगी, वो कब क्या करती है, कहाँ जाती है, ये सब। पीयूष तू बहुत सीधा है यार, वो लड़की तुझसे नहीं तेरे पैसे से प्यार करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कुणाल के घर पर पीयूष आता है। पीयूष कुणाल को शादी का कार्ड देते हुए बोलता है, यार मेरी शादी है 15 दिन बाद, तो तू मेरे साथ ही रहेगा। तू जल्दबाजी नहीं कर रहा? यार तू गलत सोच रहा है। यार रुक जा, अभी शादी मत कर, मुझे टाइम दे, मैं उस लड़की को एक्सपोज कर दूंगा। यार अब बहुत हो गया तेरा, मैं तुझे समझा रहा हूँ मगर तू मानता ही नहीं। कोई नहीं यार, देख ली तेरी यारी। थोड़ी देर बाद वहाँ से पीयूष चला जाता है और उसके जाते ही कुणाल के घर पर अदिति आती है और कुणाल से बोलती है, कुणाल तुम क्यों मेरे और पीयूष के प्यार के दुश्मन बने बैठे हो? अरे मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। 15 दिन बाद हमारी शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम हंसी खुशी हमारी शादी में शामिल हो जाओ। अदिति मुझे माफ कर दो, क्या पता मैं बहुत ओवर सोच रहा था। हो सकता है मेरा शक गलत है। और हाँ, तुम दोनों भी अब टेंशन ना लो, शादी की तैयारियां करो अब। मतलब अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं। और हाँ, पीयूष को बता देना कि मेरी जॉब लग गई है। सच में? हाँ, अब मैं तुम्हारे होने वाले पति की तरह बिजनेसमैन तो हूँ नहीं। कोई बात नहीं, टाइम का किसे पता है, क्या पता तुम भी एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पीयूष अदिति की शादी की सभी रस्मों को बड़े ही रीति रिवाजों के साथ किया जाता है, जैसे हल्दी, मेहंदी। ऐसे ही शादी वाले दिन
अदिति बड़े ही प्यार से दुल्हन की तरह और पीयूष राजकुमार की तरह तैयार होकर जयमाला के लिए स्टेज पर जाते हैं और दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं। तभी वहाँ एक अभिषेक नाम का लड़का आता है और बोलता है, रोक दो ये शादी। सभी लोग हैरानी से अभिषेक की ओर देखते हैं। तभी अभिषेक बोलता है, पीयूष, जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो तुम उसको कितने समय से जानते हो? क्या मतलब है? जो पूछा है वो बताओ। यही कुछ 5-6 महीने। और मैं इसका एक्स रह चुका हूँ। हाँ, तो इसने मुझे बताया था कि कैसे तुमने इसको धोखा दिया था। तुम इसके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हो और मुझे पता है सब। एक्स बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स पति। क्या? पीयूष ये झूठ बोल रहा है। मैं बताता हूँ सब। एक समय में अभिषेक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। वो और अदिति एक साथ लव रिलेशनशिप में थे। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से बड़ी धूमधाम से शादी कर लेते हैं। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। अदिति आए दिन अभिषेक से महंगे महंगे गिफ्ट्स मांगा करती, किटी पार्टीज किया करती, क्लब वगैरह जाया करती और तो और ड्रिंक्स भी किया करती। धीरे धीरे उसका ये शौक आदत बन जाता है और ऐसे ही एक दिन अभिषेक को बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जिससे उसको अपना घर बेचना पड़ता है। और उस दिन अदिति अभिषेक से बोलती है, अभिषेक अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्या हुआ? तुम मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती? तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना भी तो चाहिए। तुम खुद तो रोड पे आ चुके हो, मेरा खर्चा क्या खाक उठाओगे? मैं फिर से सब ठीक कर दूंगा। नहीं, बस बहुत हो गया। मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम मुझको ये लेटर लिख के दे दो कि तुम मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती हो और उस पे अपने साइन भी कर देना। ठीक है, उसके बाद मुझे अपनी एक गरीब सी शक्ल ना कभी मत दिखाना। तभी अभिषेक अपनी और अदिति की शादी की फोटोज और अदिति के हाथ का लिखा हुआ लेटर दिखाता है, जिसके बाद पीयूष बोलता है, तुम इतनी घटिया औरत हो। छी। देख ली इस नागिन की सच्चाई और कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है। मगर अभिषेक को इस शादी के बारे में पता कैसे लगा? मतलब ये सब क्या और कैसे? मैं बताता हूँ। कुणाल की कंपनी में नई नई ज्वाइनिंग थी। तभी उसकी मुलाकात वहाँ अभिषेक से होती है। दोनों एक साथ खाया पिया करते, बातें करते और बातों ही बातों में अभिषेक कुणाल को अपना पास्ट बताता है और अपनी पत्नी यानी अदिति की फोटो दिखाता है, जिससे कुणाल को अपने दोस्त को बचाने का मौका मिल जाता है और वो शादी वाले दिन ही अभिषेक को लेकर आता है। तो मैडम जी ऐसे पहुंचा है अभिषेक यहाँ तक। इस तरह सारा सच जानने के बाद पीयूष सबके सामने अदिति को धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है और अपने दोस्त कुणाल से माफी मांगता है, जिसके बाद वो अभिषेक को धन्यवाद देता है और दोनों दोस्त एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सुनिधि एक बहुत ही समझदार और गुणी लड़की थी। वो अपने पति कुंदन, सास कमला और ससुर किशोर के साथ रहती थी। शाम के 8 बजे होते हैं। जनता कर्फ्यू के कारण घर में बंद सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि 21 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। ये सुनते ही घर के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अरे माँ जी, ये सब क्या हो गया? अरे मोरी मैया, ये का हुई गवा? अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आप सब इतनी चिंता मत करो माँ जी। इतनी सेविंग्स हैं कि 21 दिन आराम से बीत जाएंगे और मैं घर बैठकर भी अपना ऑफिस का काम कर सकता हूँ। किसी तरह 21 दिन गुजर जाते हैं, पर उसी शाम अचानक सभी को पता चलता है कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है। काम में मंदी के चलते कुंदन को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। घर का आर्थिक ढांचा टूट के बिखर जाता है और इन सब के बीच सुनिधि प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो ये बात सब घर वालों को बताती है तो इस मुश्किल दौर में सभी के बीच एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सुनिए जी, देखिए ना क्या वक्त आ गया है। एक तरफ घर की हालत इतनी खराब हो रही है और दूसरी तरफ इतनी खुशियों का माहौल है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? देखना ये बच्चा हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? क्यों ना हम सब मिलकर एक ढाबा खोल लें? अरे ये कैसी बात कर रही हो? इस हालात में तुम काम करोगी?
अरे नहीं नहीं बाबा, मैं कुछ और काम ढूंढ लूंगा। इस वक्त तो सब कुछ बंद है। पर फिर भी लोग तुम्हें इस हालत में काम करता देख क्या कहेंगे? सुनिधि अपना एक ढाबा खोल लेती है। उसकी सास कमला भी उसका इसमें बराबर साथ देना शुरू कर देती है। बाजार से सब्जियां लाना, सब लाना कुंदन की जिम्मेवारी थी। एक शाम बाजार से घर आते हुए कुंदन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते डॉक्टर उसे कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहते हैं। ऐसे में अब घर की सारी जिम्मेवारी सुनिधि के कंधों पर आ जाती है। प्रेगनेंसी का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है। ढाबे का काम अच्छा चलने लगता है। अरे बहू, टेबल नंबर 4 पे तड़के वाली दाल पहुंचा दे, जल्दी कर। हाँ जी माँ जी, ये लीजिए सर आपकी दाल। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। कमला और सुनिधि मिलकर खूब अच्छे से ढाबा संभाल लेते हैं। साथ ही साथ सुनिधि अपने पेट में पल रहे बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही एक शाम माँ जी, बड़े भैया का फोन आया था। वो कह रहे थे कि वो और दीदी घर वापस आ रहे हैं। क्या सच कह रही है? बहुत ही खुशी की बात है। अगले दिन कुंदन का बड़ा भाई धर्मेश घर आता है। अरे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। मुझे भी माँ। वैसे आप मुझे अपना ढाबा तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि सुनिधि की मेहनत कितना रंग लाई है। सुनिधि का ढाबा देखकर धर्मेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ जनता का इतना रश होता है कि लोग एडवांस में उसके खाने की बुकिंग कर रहे होते हैं। दोनों पति पत्नी उसकी इस कामयाबी को अपने नाम करने की कोशिश करने की साजिश करने लगते हैं। धर्मेश मन ही मन सोचता है, अगर मैं यह सब कुछ अपने नाम कर लूं तो चाइनीज फूड का बिजनेस हो जाएगा, फिर बंदे बंदाए ग्राहक भी मिल जाएंगे और फिर फायदा ही फायदा होगा। एक दिन ढाबे को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने की स्कीम लेकर धर्मेश सुनिधि के पास जाता है। अरे सुनिधि सुनो, मैं तुम्हारे ढाबे को होटल में बदलने के लिए एक बहुत ही मजेदार और जबरदस्त प्लान लाया हूँ। नहीं नहीं भैया, हम तो इसी में बहुत खुश हैं। अरे अपना ना सही तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। अच्छा चलिए ठीक है, बता दीजिए। मेरे पास एक बना बनाया रेस्टोरेंट है, आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ। बस थोड़ा रंग रोगन हो रहा है, वह पूरा होते ही आप लोग वहाँ चले जाना। पर भैया, वो रेस्टोरेंट तो आपका है, हम वहाँ काम कैसे कर सकते हैं? अरे सुनिधि, क्या अपना और क्या पराया, सब मोह माया है। लो अब बस जल्दी से साइन कर दो। कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन धर्मेश अपने साथ हाथ में लठ लिए कुछ लोगों के साथ ढाबे में आता है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। अरे हटाओ ये सब यहाँ से, अब यहाँ देसी नहीं बल्कि चाइनीज फूड बनेगा भाई। ये आप क्या कर रहे हो? ये हमारी जगह है। ये जगह तुम्हारी है नहीं बल्कि थी बेवकूफो, बिना पढ़े ही साइन कर दिए। लो जरा ध्यान से पढ़ लो इसे एक बार। सुनिधि उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ती है। जैसे ही वो पेपर्स को पढ़ती है, उसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। वो सबके सामने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। भैया, ये सब करते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? आपको क्या लगा कि अपना बना बनाया रेस्टोरेंट आपके नाम कर दूंगा? अरे वो तो मेरी एक चाल थी इसको अपने नाम कराने की। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये हमारा रोजगार है। अरे निकलो यहाँ से, समझी? घर के सभी लोग इस बात को सुनकर डिप्रेशन में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनिधि की प्रेगनेंसी का 8वां महीना शुरू हो जाता है। उसे अपने परिवार को इस तरह टूटकर बिखरते हुए देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में अपने ढाबे को दोबारा हासिल करने का पक्का निश्चय कर लेती है और इस इरादे के साथ
वो धर्मेश के पास जाती है। अरे सुनिधि, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या दोबारा से अपनी बेइज्जती कराने का इरादा है? अरे नहीं भैया, मैं सोच रही थी कि आखिर कब तक ऐसे गरीबी में दिन बिताती रहूंगी। अब मैं भी खुलकर आराम से जीना चाहती हूँ, इसीलिए आपके पास एक ऑफर लेकर आई हूँ। अरे भाई, कैसा ऑफर? पापा जी की एक एफडी के पेपर हाथ लगे हैं मेरे। अगर आप मुझे बता दे कि उस पर उनके धोखे से साइन कैसे लूं, तो आधे पैसे आपके और आधे मेरे। अरे इतनी सी बात? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत बेवकूफ हो, पर तुम तो काफी चालाक हो। धर्मेश उसे सारी बात बता देता है। सुनिधि ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर धर्मेश के तो मानो तोते ही उड़ जाते हैं। अरे भाई, गिरफ्तार कर, इसने घना बदमाश बनने लग रहा है। अरे मैंने क्या किया है भाई? अरे मैंने क्या किया है? अरे बेटा जी, जो भी तुमने किया है ना, हमने सब सुन लिया, समझा? कैसे तूने धोखे से सुनिधि जी के साइन करा लिए और ढाबा भी तूने अपने ही नाम करा लिया है। मैंने कुछ नहीं किया है, सच में यह सब मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है। पुलिस धर्मेश को पकड़कर ले जाती है और उसे धोखाधड़ी और गर्भवती महिला पर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर कर देती है। इस तरह सुनिधि बड़ी ही सूझबूझ के साथ अपना ढाबा वापस ले लेती है और एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। कुंदन भी अब ठीक हो जाता है और ढाबे का सारा काम वापस से संभालने लगता है। इस तरह गर्भवती होने और इतनी मुसीबतों के आने पर भी सुनिधि हार नहीं मानती और सब अच्छा कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ढाबे वाली बहू? तो क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी होशियार और तेज बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।